हरे कृष्ण। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ अब सही है। चल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। थोड़ा वो उधर से कम कर दो। हाँ हरे कृष्णा। आप सही है। ठीक। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बेटा लास्ट क्लास में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम लोग एक क्वेश्चन मैं जाते जाते दिया था आपको। एग्जाम्पल नंबर हो गया सबका? किसी को पूछना हो तो बता दो, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। बेटा ऑनलाइन सबका हो गया? एग्जाम्पल नंबर 10 कल मैंने आप लोगों को दिया था। हरे कृष्णा बेटा चिराग, हरे कृष्णा मुकेश, आशीष, मन। बेटा जल्दी से वाई एंटर करो अगर सबका हो गया। हाँ बेटा जल्दी से बुक देना बेटा एक बार। जल्दी से बुक तो दे दे नालायक। सुन ली मैंने तेरी, मेरी भी तो सुन ले। एग्जाम्पल नंबर 10। गुस्सा हो गया, मेरा क्या बिगाड़ेगा? नेक्स्ट। नहीं नहीं गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं। गुस्सा ऐसे थोड़ी होते हैं। वो मैं मेरे बेटे को जब भी डांटता हूँ तो ऐसे होते हैं बेटा गुस्सा। मेरे को आता है बच्चे कैसे गुस्सा होते हैं। अगर आप गुस्सा हो जाओ तो मुझे बता दिया करो। नेक्स्ट चलो। एग्जाम्पल नंबर 10। अरे जबरदस्ती थोड़ी, कुछ बोलने तो दे। कुछ बोला ही नहीं वैसे गुस्सा हो गया। नेक्स्ट। ये पीछे नालायकों आगे जगह खाली पड़ी रहती है। पीछे किसका इंतजार है जो तुम आते ही उससे मिल लोगे? बेटा पीछे ना तो आपको दिखाई देगा, सुनाई तो खैर दे जाएगा। अगर आप आगे आना चाहो तो जगह है। जबरदस्ती पीछे मत बैठ जाया करो। आ जाओ जल्दी से। गिरा खुद रहा है, बोल उसे रहा है। चलो कल हमने एक एग्जाम्पल नंबर 10 देखा था। दोबारा एक बार देख लीजिए, उसमें एक दो इशू जो आप बोल रहे हो मैं बता देता हूँ। द प्रमाइसेस एक्स जेड एक्स वाई लिमिटेड पार्शली डिस्ट्रॉयड 1st March 2012 एंड एज रिजल्ट बिजनेस डिसऑर्गेनाइज अप टू अगस्त। तो हमने बताओ क्या किया था? बेटा लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मैं तेजी से एक बार बता देता हूँ, यहाँ कुछ बच्चों ने कुछ पूछा है तो बेटा सबका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है? ये लास्ट ईयर। और ये क्या है आपका? करंट ईयर। 1 जनवरी 2012, 31 मार्च 2012, सॉरी दिसंबर। 1 जनवरी 11, 31 दिसंबर 11। ये क्या है आपका? डेट ऑफ फायर 1 मार्च, डेट ऑफ फायर ये 31 अगस्त। ये आपका डेट ऑफ फायर 1 मार्च, 31 अगस्त। ये आपका स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल और ये आपका एनुअल। सारी सेल्स आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला होगा? मैं एक बार तेजी से सारा बोल देता हूँ, किसी को जो डाउट हो फिर कवर हो जाएगा। पहले शॉर्ट सेल निकाला होगा। शॉर्ट सेल में बताओ स्टैंडर्ड सेल्स कितना था? 2,40,000 प्लस ट्रेंड था कितना? 10% ट्रेंड 24,000, तो 264 लेस एक्चुअल सेल्स 80,000, तो शॉर्ट सेल 1,84,000। बेटा ये हमें 80,000 गिवन था।
ये 2,40,000 गिवन था, तो शॉर्ट सेल आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई इशू है। चले आगे, ये मुद्दा नंबर 1 था। फिर आपने निकाला था जीपी रेशो, तो जीपी रेशो में क्या था लास्ट ईयर? नेट प्रॉफिट कितना था? 90,000 लास्ट ईयर। फिक्स एंड शॉर्ट 60,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल, 5 लाख की लास्ट ईयर सेल थी, इनटू 100, 30% ये हमने निकाल दिया। 30% ये भी आ गया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपने क्या किया? लॉस वो किस पर लगाया? 184 का 30%, 55,200 ये भी आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत है। चले AAT में भी कोई इशू नहीं है। कितनी थी AAT? 6 लाख प्लस 10%। चले, तो ये भी किसी को भी इशू नहीं है। तो ये आपकी 6 लाख AAT 6,60,000 आ गई। जीपी रेशो कितना है? 30%। तो बताओ मेरा इंश्योरेबल अमाउंट कितना हो गया? 1,98,000 आ गया। बेटा अब आप एडिशनल एक्सपेंस में गए, जो आप एक बात पूछना चाह रहे हो। इसने पता क्या लिखा हुआ है एडिशनल एक्सपेंस में? लास्ट में देखो, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितने हैं? 9,300। फिर आपने वो प्रोपोर्शनेट कर लिया होगा, तो प्रोपोर्शनेट करने पर कितना आया? ये 9,071। अब यहाँ कई बच्चे बोल रहे हैं, दिक्कत आई कि साहब हम 80,000 को मल्टीप्लाई करें 30% से, या फिर किसको मल्टीप्लाई करें? इसने किसको कर रखा है? 25,000 को। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद याद आ रहा होगा, तो मैंने कहा था रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इक्वल्स टू एक्चुअल सेल। ध्यान रखना, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे किए गए, कल मैंने इस बात को समझाया था, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। बेटा कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, आपने कितना 9,300 का एक्स्ट्रा खर्चा किया और कुछ नहीं बोल रहा, तो पता है ये जो सेल हुई है ना 80,000 की, किसकी वजह से हुई है? इसकी वजह से। तो इसको बेसिकली हम बोलते क्या है? रिडक्शन इन सेल अवॉइडेड बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस। यानी इस एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से ये सेल बच गई, वरना 80,000 से सेल कम हो जाती। क्लियर है? तो इसका मतलब ये सेल किसकी वजह से हुई है? इन्हीं की वजह से। तो कंपनी को क्या, मैंने कहा ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, तो कंपनी मानती है ये सेल का क्या हो गया? कंपनी को बेनिफिट हो गया। कंपनी को बेनिफिट हो गया क्योंकि आदमी सेल ही नहीं कर पाता, तो इस पर वो 30% लगाकर बोलती है मुझे अल्टीमेटली 24,000 का फायदा हो गया, वरना मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट में 24,000 ज्यादा देने पड़ते। वो कहानी सुनाई थी मैंने कहा था कभी कभी क्वेश्चन आपको यह भी बोल सकता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा होता या कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी 20,000 की सेल तो तभी भी कर लेती। अब वो कैसे निकालेंगे वो उनका एस्पेक्ट है, हमारा मुद्दा नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 की सेल तो हो ही जाती, तो इसका मतलब यह है कि अब की बार एक्चुअल सेल्स और रिडक्शन बताओ क्या नहीं है? बेटा सेम नहीं है। बोलो आ गया समझ में? क्योंकि अब की बार उसने साफ बता रखा है इसकी वजह से केवल कितने की सेल हुई? बेटा 60,000 की, क्योंकि क्या बोल रहा है 20 की तो होनी थी, अगर ये खर्चा नहीं भी करते तो 20 की तो आपको करनी थी। तो आपने 80 की तो कितनी सेल बढ़ गई? 60,000 की। तो बताओ कितने की सेल कम होने से बच गई? 60,000 की सेल कम होने से बच गई ना, वरना अभी इस ड्यूरेशन में कितने की सेल हुई? 80 की, वरना बताओ कितने की होती? 20 की होती। तो कितने की सेल कम होने से बच गई? उसे बोलते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। किसकी वजह से? ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। मैंने अब तक जो क्वेश्चन किए उसमें बताओ ये दोनों अलग से स्पेसिफाइड नहीं थे, तो हमने क्या कहा था? अगर कुछ नहीं बोल रहा तो एक्चुअल ही रिडक्शन माना जाएगा, रिडक्शन इन सेल अवॉइडेड माना जाएगा। यानी सारी की सारी सेल किसकी वजह से हुई? और पता है हर क्वेश्चन में बोला हुआ भी था कि इंडेमनिटी पीरियड में जो सेल हुई इन खर्चों की वजह से हुई, इंडेमनिटी पीरियड में जो सेल हुई इन खर्चों की वजह से हुई, बोला हुआ भी था। अब की बार पता है क्या बोल रहा है? द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है ना। द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन अमाउंट रुपीज 55,000, जो आप लाइन पूछना चाह रहे हो।
बोल रहा टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वुड हैव बीन का मतलब ये तो होता ही होता, वुड हैव बीन इतना तो होना ही था। भाई साहब जब क्वेश्चन साफ बोल रहा है लेकिन वो लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं है, वो आपको समझनी पड़ेगी। आ गया? वुड हैव बीन का मतलब ये होना ही था। बेटा जब 55,000 होना ही था तो बताओ मेरे खर्चे करने का कोई फर्क इस 55,000 पर तो पड़ा नहीं। अगर मैं खर्चा करता तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, अगर खर्चा नहीं करता तो 55 तो होना ही था। तो मेरे हिसाब से 9,300 का इस 55,000 की सेल में बताओ क्या नहीं है, कोई रोल है ही नहीं। तो फिर कंपनी क्या बोल रही है, भाई साहब इस ड्यूरेशन में खर्चा सेल हुई कितनी, और क्वेश्चन बोल रहा है ये तो होनी ही थी, तो इसका मतलब हटाओ इसे। तो इस एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से आपकी बताओ सेल एक्स्ट्रा कितनी हुई। तो मैं अब ये कह सकता हूं 80,000 जो एक्चुअल सेल है, बताओ ये क्या नहीं है, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड नहीं है, क्योंकि 55 तो इसमें वो एलिमेंट है जो होना ही था। तो बताओ रिडक्शन इन सेल अवॉइडेड कितनी है, 25,000 बिकॉज ऑफ एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। तो आपको केवल और केवल इसमें 25 का फायदा मिला है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं क्या मानता, ये 80 की 80 किसकी वजह से हुई है, एडिशनल की। बेटा क्वेश्चन ने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, वुड हैव बीन का मतलब ये होना ही था। जब ये होना ही था तो आपके खर्चे करने या ना करने से फर्क पड़ना ही नहीं था। तो इसका मतलब डिफरेंस की बात करोगे। क्या बात समझ में आ गई? सब कुछ लैंग्वेज पर बेस्ड है, बस लैंग्वेज समझ में आ गई तो चीज़ें क्लियर है, अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाता है। इसीलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने पे दिमाग कम लगाओ, इंटरप्रिटेशन पर दिमाग ज़्यादा लगाओ। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, इंटरप्रिटेट करना ही थोड़ा सा टिपिकल होता है। चलूँ मैं आगे, मुझे नहीं लगता आपको इस पर डिस्कशन बाकी है। बेटा आपकी बात भी शायद आ गई। इंश्योरेबल अमाउंट क्या था, 198। मैंने आपको कहा था इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब एएटी में इन्वॉल्व प्रॉफिट आपको इंश्योर्ड कराना चाहिए। पॉलिसी अमाउंट कितना है, 1,65,000। इसका मतलब केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो एवरेज क्लोज ऐसे लगेगा। ठीक है चले आगे। तो ये एक बात हम लोगों ने, हमने बेसिकली बताओ हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया है। वो जो एक क्वेश्चन था उसकी मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी, तो आपको स्टेप्स भी याद हो गई और क्वेश्चन भी सॉल्व। और थोड़ा सा और अगर आपको कंसोलिडेट करना है तो एक बार ये 3 क्वेश्चन एक साथ रिटन में सॉल्व कर लीजिएगा, तो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएंगी सारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 11 पर आते हैं। बेटा एग्जाम में ये 16 मार्क्स का आया था, 16 नंबर का। एग्जाम्पल नंबर 11 16 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, और 16 से कम का आएगा भी नहीं कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 11 एज फॉलोज। पेज नंबर 10.30, एग्जाम्पल नंबर 11। तो किसी सोनी लिमिटेड का क्या दे रखा है उसने, ट्रेडिंग और P&L, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। द कंपनी टेकन आउट फायर पॉलिसी 3 लाख एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट 1 लाख विद इंडेमनिटी 6 मंथ। कंपनी के पास बताओ क्या है, दोनों पॉलिसी हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है और लॉस ऑफ स्टॉक भी है। A fire occurred on 1st April 2012 at the premises, और सारा स्टॉक बताओ क्या हो गया, जल गया। ये बोल रहा है 1st April 12 to June 12 अफेक्टेड पीरियड है, यानी एक क्वार्टर अफेक्ट हुआ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरेशन दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल, स्टैंडिंग चार्जेस और एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस आफ्टर फायर। बोला जनरल ट्रेंड इंडस्ट्री में क्या है, सेल इंक्रीज बाय 15% एंड जीपी डिक्रीज बाय 5% ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अब रीजन क्या है, कोई लेना देना है नहीं, ये बोल रहा है ड्यू टू सो एंड सो रीजन, मतलब नहीं है हमें। अब की बार बताओ क्या बोल दिया इसने, दोनों में बता दिया, असर्टेन द क्लेम फॉर स्टॉक एंड फॉर प्रॉफिट। तो
ये क्वेश्चन 16 नंबर का क्यों है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बड़ा पूरा चैप्टर इन्होंने कवर कर लिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करनी है, तो मुझे जल्दी से बताओ किसको आप इजीली निकाल सकते हो? लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक मैं आपको यहाँ से केवल 7-8 मिनट दे रहा हूँ, या 30 तक आप लोग निकाल दीजिए। मैं लॉस ऑफ स्टॉक ए लिखो, लॉस ऑफ स्टॉक, और इसमें मुझे लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन करके दिखाओ। प्रॉफिट पे मत जाना, क्योंकि प्रॉफिट वाला पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट आपसे हैंडल नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा। तो जल्दी से, केवल और केवल 9 मिनट है बेटा, तो स्पीड से काम करो। लॉस ऑफ स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का डेटा आप रिविजिट कर सकते हो, दोबारा रीड कर लो। बेटा गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लगा जैसा भी समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ गलतियों से मत घबराया करो, आप लोग पता नहीं गलती करना ही नहीं चाहते। भाई क्वेश्चन हमारे सामने, जैसा हमें समझ में आ रहा है हमने लिख दिया, बात खत्म। मैं भी इसे सॉल्व करके दिखा दूंगा, इस लॉस ऑफ स्टॉक को भी। गलतियों से मत डरो, वरना तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में होंगी गलतियां, यहाँ नहीं होंगी तो। जब बेटा अकाउंट बनाओ ना, तो उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ये सब मत करो अभी। आ गया, फूल पत्तियां मत लगाओ, खाली लाइन खींचो, अभी अकाउंट काम करो बस, उनको डेकोरेट मत करो। और मैं याद दिला देता हूँ, 4 स्टेप याद हो तो। पहला जीपी रेशो, भूल गए हो तो। फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक, हाँ, लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम अमाउंट।
हो गया। कितना आया आंसर? लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा मुकेश, क्लेम अमाउंट निकालना है हमें। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक से मतलब नहीं है मुकेश। $2,60,000। चलें आगे। तो 2,60,000 लगभग लगभग अब सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब सही है। अब कुछ की गलती होगी तो देखा जाएगा। तो जल्दी से देख लो, अगर किसी को डाउट हो तो। हाँ पहले तो पूछ लो किसी को डाउट हो तो अपनी तरफ से। पीछे बेटा सबका हो गया क्लियर? ये बताओ, ये देखो आप बताओ मुझे क्या निकालना है? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में क्लेम निकालना है। तो सबसे पहला काम जीपी रेशो। कितना है जीपी रेशो? भाई साहब जीपी रेशो नहीं दे रखा। अरे जीपी रेशो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे होगा? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं क्या? अरे उसने बना कर दे रखा है। तो बताओ क्या हो जाएगा? जीपी सेल इनटू, कहानी खत्म। क्लियर है? तो बता पिछले साल इसने जीपी कितना कमाया? 10 लाख इंटू, बोलो कितना परसेंट? 25% कमाया। ये कब कमाया? पिछले साल। और ध्यान रखना इसे यूज कहाँ करना है? इस साल। और क्या बोल रहा है इस साल? इस साल लेस 5% ट्रेंड। बोलो आ गया समझ में? क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि इस साल प्रॉफिट घट जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट। हालांकि मुझे रीजन से लेना देना नहीं है। तो बताओ अगर मैं इस साल जीपी रेशो लगाऊंगा तो 20% लगाऊंगा, 25 नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि 25 तो पिछले साल का है। और मैं पिछले साल का डेटा अगर करंट ईयर में यूज करूंगा तो बेटा कहीं ना कहीं उसमें ट्रेंड को प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या पहली बात समझ में आ गई? क्या सबने यही लिखा था क्या? ठीक है ना? अगर सबने लिखा इतना कुछ तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये पहला सिचुएशन हमारे सामने क्लियर हो गया। दूसरा सिचुएशन, बेटा चीजें वही चल रही हैं। अब ये नहीं कि कुछ दिन के गैप के बाद आप चीजें भूल जाओ, ये इतना लिखना पड़ेगा। अब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आप खुद सोच लो। मैंने तो बार बार हमेशा कहा कि क्या लिखना जरूरी है? फॉर्मूला। आप फॉर्मूला स्किप करके डायरेक्ट वैल्यूज लिखोगे तो पता नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनमें हर चीज का क्या फिट होता है? एक सर्टेन मार्क्स होता है, तो फिर वो चला जाएगा। तो एक बात हो गई। दूसरी बात बताओ क्या? वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर क्या है? 1 अप्रैल 2012। ये बेटा ये रहा। इसमें किसकी मॉनिटरिंग करूंगा? इनफ्लो और आउटफ्लो कितना आया। तो 2 ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना? पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं है। 2 परचेजेस। बेटा 3 लाख, साफ सुथरी लाइन लगाकर दे रखी है 3 लाख। चलो मैं आगे। नेक्स्ट सेल्स, इसी ड्यूरेशन का सेल्स 2.5 लाख साफ सुथरा लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000। बस खत्म। तो 2 जीपी, इस 2.5 लाख में 50,000 ये आ गया।
ये आपका बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया, 2,60,000। सबको आ गया समझ में? किसी को भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, जबरदस्ती हाँ मत करना। हालांकि ये चीजें हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अब बस मिक्सिंग में आ रहा है। चले आगे, इधर क्लियर? तो ये डेटा हमने फिट किया और कुछ भी नहीं किया। अगला पॉइंट बोलो, लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आएगा? क्या साल्वेज है? तो वो मुझे टेबल वेबल बनाने की जरूरत है क्या? बेटा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल्स टू 2,60,000। साल्वेज है नहीं, तो बताओ क्या है? यही लॉस है। मैंने आपको बताया था कि जितना गोडाउन में है मैक्सिमम उतना ही लॉस होता है। अगर बच जाता है तो फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ स्टॉक में डिफरेंस आता है। अदरवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ तो साल्वेज है ही नहीं, तो वो स्टेटमेंट। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012 2,60,000 लेस साल्वेज वैल्यू नील, और ये लॉस ऑफ स्टॉक। अगर ऐसे दिखाया तो भी कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, एक काम और हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉस ऑफ स्टॉक। चौथा बोलो, क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट मुझे बताओ, पॉलिसी कितने का होना चाहिए था? 2,60,000 का। पॉलिसी है कितने का? तो AC इज नॉट अप्लाइड, ये लगना ही नहीं। तो क्लेम इक्वल्स टू 2,60,000 टोटल लॉस या एक्चुअल लॉस। ये बेटा मैंने प्रॉपरली आपको चीज़ क्या करके दिखा दी, ये प्रेजेंट भी करके दिखा दी कि कैसे लिखना है। अरे आ गया समझ में? ये नहीं कि आप चीज़ों को शॉर्ट करोगे। बेटा वो 4 मैंने बताए थे तरीके, 4 ही फॉलो करने और मैंने लिख के भी दिखा दिए। तो चारों को, अब काफ़ी बच्चे क्या है लॉस ऑफ स्टॉक पर ही रुक गए, तो आपको नीचे भी बताना है जाके क्लेम अमाउंट कितना बनता है। चले आगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें एक रिपीटेशन हो गया, क्योंकि हमने वो 5-7 दिन पहले से रोक रखा है। हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में लग रहे थे, तो लॉस ऑफ स्टॉक का एक रिपीटेशन हो गया। बेटा जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक क्लियर सबका? वाई एंटर करो ताकि हम आगे की बात करें। अब मुद्दे पर आते हैं। चलो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है? पीछे यहाँ क्लास में चलें आगे। बेटा ना तो किसी को समझने में इशू और ना किसी को लिखने में इशू। लिखकर भी दिखा दिया मैंने किस तरह से प्रेजेंट की जाएगी चीज। अब आते हैं किस पर? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पर। तो किसी को लिखना नहीं है, पहले आप देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ, अब मैं सिचुएशन नंबर 2 में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कोई कुछ लिखेगा नहीं, अब सामने देखते रहो। समय बचा तो लिखवा जाऊंगा, वरना जैसे। बेटा लॉस, देखो क्वेश्चन अगर आपको अलग भी दिखता है तो बेसिक फंडों से हटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वही है, बस हो सकता है आपको कुछ नयापन दिख रहा हो उसमें। अब 2 चीज़ मिक्स हो गई तो आपको नया दिख रहा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने वही है। मुझे बताओ करना क्या है। अब सबसे पहले बेटा मैंने कहा था सेल्स को पहचान लेना, उसके बिना काम मत करना वरना होगा भी नहीं आपसे। तो सबसे पहले मैं गया, लिखेगा कोई भी नहीं। मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 जनवरी 2012, 31 दिसंबर 12, 1 जनवरी 11, 31 दिसंबर 11, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। लिखना नहीं है बेटा, मना किया था। सबको ही मना कर रखा है मेरा, लिखना किसी को भी कुछ नहीं है, बंद कर दो। बेटा ध्यान रखो ना क्या बोला जा रहा है। लिखेगा कोई नहीं, सामने देखो यार। नेक्स्ट, डेट ऑफ फायर बताओ क्या है? 1 अप्रैल 2012।
बताओ इस डेट ऑफ फायर पर अभी रिसेंटली आप क्या निकाल कर आए हो? लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करके आए हो। चलो, बिजनेस कब तक डिस्टर्ब रहा? अब मैं लॉस ऑफ स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। बिजनेस कब तक? 3 महीने। उसने बोला हुआ है शायद बिजनेस 3 मंथ तक इफेक्ट रहा। बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सामने दिखाना बंद किया। पता मैंने डे 1 क्या कहा था? जब तक क्वेश्चन सामने नहीं रहेगा वो बार बार आपको रिविजिट करना पड़ेगा, वो दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन में लास्ट में बोला हुआ है 1 अप्रैल 2012 से जून 2012 तक बिजनेस अफेक्टेड था। ठीक है, आपका बताओ पॉलिसी में इंडेमनिटी पीरियड कितना था? 6 मंथ। तो मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं भाई, 3 महीने तो जल्दी रिकवर हो गए। ये बिजनेस में आपका डिस्टर्ब रहा ड्यूरेशन। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या कर लेना चाहिए भाई? मुझे 4 सेल्स आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। तो ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका। चलें आगे। 4 सेल्स मुझे पहचाननी है, उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। वो तो अब तक इतने क्वेश्चन कर ली कि मेमोरी में कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल डाउन हो गई। जल्दी से मुझे आप एक एक सेल बताते चलो फटाफट। चलो शुरुआत करते हैं एक्चुअल सेल से। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 2 लाख। बेटा 80 कहाँ आपको कहाँ दिख रही है? 2,50,000। बेटा ऐसे जल्दबाजी मत करो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, एक साकरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ आपसे, लाइन बनानी है, इस लाइन पर काम कर लेना। एक जगह पर मैं काम करवा चुका है स्टेप्स पर, ये लाइन गड़बड़ हुई, एक सेल भी इधर की उधर हुई, सब बर्बाद हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। चलो 87,500 ये हमारी एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल्स बताओ। बेटा नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड सेल नहीं दे रखी, कोई ज़रूरी थोड़ी दे दे सारी सेल। हाँ बेटा मुकेश, लेकिन अब मैं स्टैंडर्ड सेल्स पर आ गया, वो मिसिंग है, क्वेश्चन में नहीं है। चलो लास्ट ईयर सेल बताओ। 10 लाख। वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट पड़ा हुआ है, 10 लाख आ गई। एनुअल सेल्स बताओ। भाई साहब नहीं दे रखी, बोलो बात समझ में आ गई? क्या क्या दिक्कत आ गई? तो नहीं दे रखी तो हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे अब तक आपने जो भी क्वेश्चन किए 3-4 बताओ, उसमें क्या था? सारी सेल मेंशन कर रखी थी। अब की बार सारी सेल मेंशन नहीं है, तो कितनी सेल मेंशन है? केवल 2 ही सेल्स दे रखी हैं, एक एक्चुअल और एक लास्ट ईयर। अब बेटा अगर क्वेश्चन ने ये सेल्स मेंशन नहीं कर रखी तो मेरे सामने दिक्कत आएगी कि मैं आगे जाने से पहले सेल्स पर काम करना पड़ेगा। अब तक के क्वेश्चन तो सिंपल थे क्योंकि उसमें सेल्स मेंशन थी, तो मेरा फोकस पॉइंट स्टेप्स पर था भाई कैसे कैसे करना है। अब की बार तो सेल्स में गड़बड़ कर दी। और बिलीव मी, जब भी क्वेश्चन आपका 16 या 20 नंबर का होगा, 12 या 16 नंबर का होगा, तो कुछ ना कुछ ये सेल्स में गड़बड़ करेगा, सेल्स में पक्का गड़बड़ करेगा। तो सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसीलिए मैंने क्या कहा, हमेशा लाइन बनाकर चलना है हमें। चलो अब काम करते हैं। मुझे बताओ अगर मान लो इस 2 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं कहा होता, आई रिपीट, दोबारा सुनना ढंग से, अगर इन 2 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं कहा होता तो फिर मैं क्या करता? फिर मैं ये करता, ये बेटा जो 10 लाख की सेल है, बताओ ये कितने समय की सेल है? अच्छा मैं आपसे केस नंबर ए डिस्कस कर रहा हूं। कौन सा केस? हाँ केस कौन सा है? ए तो मैंने बता दिया। हे भगवान, पानी भी तो खत्म हो गया। वरना मैं पानी पी पी के बेइज्जती करता। अब बेटा प्यासा नहीं, तेरे पानी से तेरी बेइज्जती, बेटा नमक हराम नहीं हूं, अपना पानी पी के तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, ठीक है? अब आज पानी नहीं है तो बेटा पानी पी पी के बेइज्जती करने का जो मजा आता है वो आपको नहीं पता। हाँ हाँ, उसमें फील ही अलग आता है। अब पानी खत्म हो गया तो बेइज्जती भी नहीं करूंगा आज, कल से 2 बोतलें लाऊंगा, ठीक है? चलो फिर बेटा मैं प्यासा बेइज्जती करना सीखूंगा, मुझे बेइज्जती तो मुझे करनी है। जब नालायकों,
अभी अभी बताया सिचुएशन नंबर, मैंने क्या कहा, मैं आपको ये बोल रहा हूं शायद अब आपको सुनाई दे जाए, क्योंकि आप सुनते कहां हो। अरे 1 घंटा हो गया तेरी एसी की तेजी बोले जा रहा नॉन स्टॉप, मतलब हद होती है बेशर्माई की। आके 1 बजे बैठ जाता है और फिर 2 बजे तक लगा रहता है, यहाँ भूख लग रही है, यहाँ टिफिन में दिख रही है रोटियां क्या क्या हैं, और वो हो गए, मुझे ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो बेटा, चलो खा तो लूं मैं बनाइए तो चलो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शायद आपके माइंड में अब क्लिक करे बात। मैंने कहा था मान लो इन 2 सेल्स के अलावा और कोई सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, समझ में आ रहा है। इसे मैंने क्या कहा था, केस ए। तो फिर मैंने आपसे पूछा मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं, तो आपने कहा केस ए। तो केस ए क्या था, अगर इन 2 सेल्स के अलावा, एक्चुअल सेल्स और लास्ट ईयर सेल के अलावा कुछ भी सेल्स के बारे में ना कहा जाता, तो फिर मैं कैसे काम करता। तो फिर मैं ये करता, ये 10 लाख सेल कितने समय की थी, 12 महीने की थी। तो बेटा मुझे तो इस क्वार्टर की सेल चाहिए ना, मुझे तो स्टैंडर्ड सेल चाहिए, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड सेल के मैं काम नहीं कर पा रहा। तो बताओ इस 10 लाख की सेल को मैं क्या अज्यूम करता, वेरी गुड, पूरे साल ये कांस्टेंट रही, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। मैंने क्या कहा, सेल्स पर इन 2 लाइन के अलावा कोई कमेंट नहीं होता, तो मैं क्या करता, इक्वल अज्यूम कर लेता, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 महीने। तो बताओ ये कितनी आ गई भाई साहब, ये 2.5 लाख आ गई। यानी हर क्वार्टर की, भाई ये क्वार्टर ही तो है, हर क्वार्टर की सेल कितनी हो गई, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। बोलो आ गई बात समझ में। तो मेरे पास स्टैंडर्ड सेल्स आई या नहीं आई, और मेरे पास एनुअल सेल्स आई या नहीं आई, बेटा ये भी आ गई। 3 क्वार्टर की सेल है, ये पहला क्वार्टर तो गया, ये कितनी हो गई। अगर बेटा 2.5 लाख यहां पर है, तो ये भी कौन सी सेल होगी, 2.5 लाख। ये कौन सी सेल होगी, 5 लाख। भाई 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2 क्वार्टर यहां आ रहे हैं। तो बताओ 7.5 लाख सेल ये, और ये वाली सेल्स पता है क्या। तो भाई साहब सारी सेल पता चल गई, समझ में आ रही है बात। चलूं मैं आगे। अगर मुझे कुछ और नहीं कहा जाता सेल्स के बारे में, तो बताओ मैं क्या करता, इस सेल्स को इक्वल अज्यूम कर लेता। इस 10 लाख को मैं क्या मानकर चलता, कि ये पूरे साल कांस्टेंट हुई है। क्या मेरे पास सेल्स के रिगार्डिंग खाली यही डेटा है क्या, बेटा सेल्स का तो और भी डेटा पड़ा है। दोबारा सुन लो, अगर सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा कहता, तो मैं इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लेता, और फिर मैं अपनी स्टैंडर्ड सेल्स निकाल सकता था इजीली। लेकिन मुझे सेल्स के बारे में तो कुछ और भी कहा गया है। अगर 4 सेल्स क्वेश्चन में क्लियर हैं, तो कोई इशू नहीं है, उठाना, चिपका देना, और फिर अपना आगे काम करना स्टार्ट कर देना। लेकिन अगर 4 सेल्स क्लियर नहीं है, तो बेटा सेल्स के रिगार्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो टाइमलाइन पर लेकर आ जाना। मुझे 4 सेल चाहिए, तो उसमें से एक आ गई। मुझे 4 सेल चाहिए, उसमें से हाँ बेटा नंबर 1 ये आ गई, नंबर 2 ये आ गई, अभी 2 पेंडिंग है। तो फिर मैंने क्या किया, अच्छा सेल्स पूरी नहीं है, तो सेल्स के बारे में जो जो है मैं देख लेता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। बताओ और क्या लिखा हुआ है। बेटा एक ये वाली सेल्स दे रखी है, ये वाली सेल्स दे रखी है, आगे कितनी है, 2.5 लाख, मैंने लिख दी। क्या सेल्स के बारे में और भी कुछ बोला हुआ है, हाँ बेटा 15% ट्रेंड है, वो बोला 15% ट्रेंड है, समझ में आ गया। और कौन सा, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, 15% इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सेल्स के बारे में और भी 2 बातें बोली हुई हैं, कि 15% इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और इस ड्यूरेशन की सेल 2.5 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि अभी अभी आप क्या निकाल कर आए हो, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। चलो आगे, यहां तक की बात समझ में आई। तो अगर सेल्स चारों दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो जो जो सेल्स के बारे में वो टाइमलाइन पर लेकर आ जाना अपनी। ये मैं लेकर आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये क्या आपको, अगर आप मेरी बात इतनी देर से सुन रहे हो और समझ पा रहे हो, तो क्या ये सेल्स पता है क्या आपको, कैसे पता है, गया क्या दिमाग में। अब बेटा जो समझ गया वो है मजेदारी, अब मेरे समझाने के बाद समझेगा तो उसमें मजेदारी नहीं है। हाँ, अब तक मैंने कहा था आपसे, इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन में ट्रेंड मेंशन हो तो आपको अप्लाई कर देना है। अब मैं बताता हूं इंश्योरेंस कंपनी ट्रेंड उठाती कैसे है। बेटा ये बताओ, यहां पर आग लगी,
तो यहां तक आपका बिजनेस नॉर्मल था या नहीं था? नॉर्मल था। इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी भाई साहब इस ड्यूरेशन में सेल कितनी हुई? आपने कहा 2.5 लाख। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगी? बेटा इसी ड्यूरेशन में पिछले साल चली जाएगी। अरे गया दिमाग में? भाई साहब इस ड्यूरेशन में पिछले साल कितने की सेल की थी बता दो, और उससे वो डिसाइड करेगी कि घट रही थी सेल या बढ़ रही थी, और उसे ट्रेंड मानेगी। बोलो आ गया समझ में? अब तक मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया था, मैंने कहा था क्योंकि दे रखा है मान लो मान लो मान लो। अब मैं बता रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी उठाती कैसे ट्रेंड। इंश्योरेंस कंपनी बोली अच्छा यहाँ आग लगी, आपका फाइनेंशियली यहाँ से शुरू हो रहा है, अच्छा यहाँ कितने रुपए की सेल की? 100 रुपए की। तो ऐसा करो ना, इसी ड्यूरेशन में पिछले साल चलते हैं, बताओ यहाँ सेल कितने की? 100 रुपए की। तो इसका मतलब ट्रेंड ही नहीं है भाई, जो पिछले साल सेल कर रहे थे वही सेल यहाँ हो रही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है। तो बेटा जब वो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल्स लेगी, अगर वो बोल रही है यहाँ पर 200 रुपए का सेल हुआ, तो बताओ यहाँ भी कितने का होना चाहिए था? 200 का ही होता, क्योंकि ट्रेंड है ही नहीं आपके बिजनेस में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि साहब यहाँ कितने की हुई? 100 की, और पिछले साल गई, तो कंपनी बोल रही है साहब हमारी सेल हुई थी 100। इसका मतलब आपका तो बिजनेस सेल डिक्रीज होने लग गया था। तो बेटा यहां से वो आपके बिजनेस में आइडेंटिफाई करेगी डिक्रीजिंग ट्रेंड, और बताओ स्टैंडर्ड सेल्स में फिर क्या लगा देगी? जो यहां पर 200 रुपए की सेल हुई, बताओ फिर क्या कर देगी वो? उसे यहां कम कर देगी, बोले इतनी भी सेल नहीं कर पाते आप। तो बात समझ में आ रही है? और यहां पर बताओ अगर कंपनी ने क्या किया होता, 100 रुपए और यहां पर 120 रुपए, तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ट्रेंड कहां से उठाती है? समझ में आया? आप ही के डेटा से पिक करती है वो। ये बताओ क्या ये सेल्स पता है? बिल्कुल पता है साहब। ये सेल पता है कितने % पर है? ये जो 2.5 लाख रुपए दे रखा है ना, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ है। और ये कैसे ऑब्जर्व किया होगा? मैंने आपको बता दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने ये डेटा देखा होगा। समझ में आया? तो बताओ ये डेटा मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बेटा ये 2,50,000 अगर 115% पर है, तो मुझे तो 100% की वैल्यू बता दो। 2 लाख 217391। अरे आया समझ में? या जीरो कर देते हैं इसे, या 91, जो भी आपको करना है कर लेना। 1 ही आ रहा है या 0 आ रहा है? तो ये 1 हो गया आपका, ये 1 आ गया। गया दिमाग में? यानी इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता चला? यहां पर सेल 100 रुपए और यहां पर सेल 115 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी को बताओ क्या लगा? बिजनेस में ट्रेंड है। इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रेंड कैसे निकाला होगा? बताओ ये आपका रियल डेटा है या नहीं है? अरे ये रियल डेटा है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या ये डेट ऑफ फायर से पहले का रियल डेटा है या नहीं है? क्लियर है? सेम ड्यूरेशन का रियल डेटा उठाया, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है अच्छा यहां पर सेल 2,17,000 का हुआ था और यहां पर सेल 2,50,000 का हुआ है एक्चुअल में। इसका मतलब परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी आपका सेल 15% से बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिजनेस में इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बोलो आ गया समझ में? तो मुझे ये ट्रेंड कैसे आया, कैसे निकाला गया, बेटा वो मैंने आपको समझा दिया। तो ट्रेंड के बारे में जानकारी मिली। अब तक क्वेश्चन ने मेंशन किया था, और कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। यानी ये फिगर बताओ गिवन था या नहीं था? बेटा गिवन था, लेकिन छुपा दिया था उन्होंने कि बच्चा अपना दिमाग लगा के निकाल भी सकता है या नहीं निकाल सकता। हम तो बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ये सेल ये है। चलो एक बात, दूसरी बात, यहां तक तो सबका क्लियर है ना? बेटा अब क्या मैं ये सेल निकाल सकता हूं क्या, स्टैंडर्ड सेल्स? हाँ। क्या सेल के बारे में कुछ और भी बोला है क्या? नहीं, सेल के बारे में बेटा 4 ही बात बोली थी। एक एक्चुअल सेल्स, एक लास्ट ईयर सेल, एक ट्रेंड, और एक ये वाली सेल। मैंने 4 उठा ली और ये आइडिया लगा लिया। अब मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता और कोई जानकारी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बताओ क्या ये 9 महीने की सेल पता चली क्या? कितनी है ये 9 महीने की सेल? बेटा 10 लाख माइनस 2,79,1 7,8। अरे भाई साहब समझ में आया?
ये 9 महीने की सेल है। क्लियर हो गया। अगर इनिशियल 3 मंथ्स की सेल ये है तो बैलेंस 9 मंथ 10 लाख तो मुझे मेंशन है। तो ये बताओ ये सेल क्या मानकर चलूं? बेटा इक्वल है, क्योंकि 9 मंथ के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और मैंने तो आपसे थोड़ी देर पहले कहा था अगर 10 महीने के 12 महीने के बारे में कुछ नहीं बोलता तो मैं 10 लाख को इक्वल मान लेता। लेकिन उसने इनडायरेक्टली बताओ इस इनिशियल 3 मंथ्स के बारे में कमेंट किया हुआ था इनडायरेक्टली। तो बेटा इसको मैं 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स अब मैं निकाल सकता हूं। बताओ 2 लाख 869। ये बताओ क्या आ गई? एक साथ मत बोलो बेटा। 260,870। ये क्या आ गई? अरे समझ में आ रहा है? ये स्टैंडर्ड सेल्स आ गई। बेटा अगर ये स्टैंडर्ड है तो बताओ क्या एएटी आ गई? क्या एनुअल सेल्स आ गई? क्या? हाँ भाई साहब एनुअल सेल्स ये 9 महीने की सेल कितनी है? 782,609। अरे ये मुझे 12 महीने की सेल चाहिए ना, प्लस ये 2.5 लाख। तो क्या मेरे पास चारों सेल आ गई? नहीं कितनी है वो हमें मतलब नहीं है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे जब देख लेंगे। तो क्या मेरे पास एनुअल सेल आ गई? क्या मेरे पास स्टैंडर्ड सेल आ गई? चारों सेल्स आ गई। क्या कहानी समझ में आई? बेटा इतना काम सेल्स पर करना पड़ेगा अगर ये 16 और 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो। सेल पर मतलब आपको रिसर्च करनी। समझ में? मुझे लगता है एनालिसिस में कोई अब इशू है नहीं। तो जब भी ये मार्क्स बढ़ेंगे आपको सेल्स को एनालाइज करना पड़ेगा। सेल्स फिर इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी नहीं। सेल्स उन्हीं क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी जहां पर नंबर 8 या 10 होंगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या ये बात सारी समझ में आ गई? मैंने एक एक चीज का आपको एनालिसिस करके दिया बेटा, एक एक चीज का एनालिसिस करके दिया। और अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो पूछ लेना, वरना पूछने से पहले एक बार नोट कर लो जल्दी से, ये टाइमलाइन पूरी नोट कर लो आप। सर इतना काम करना पड़ेगा? बेटा बिल्कुल करना पड़ेगा, मजबूरी है। है मेरे पास है, झूठी नहीं है, दूसरी है बैग में। अब मैं सोच रहा हूँ जाते से मैं ले लूंगा। बेटा मैं सुबह निकलता हूँ पूरा राशन पानी लेके। अच्छा ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके लाना नहीं है, क्वेश्चन क्लास में मैं ही करवाऊंगा कल। तो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो बेटा कल इस लाइन को हम दोबारा आके एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा दोबारा, तो कल एक बार दोबारा क्लियरिटी आ जाएगी अगर थोड़ा बहुत अप डाउन रहा होगा तो। और कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसे शॉर्ट करना अपने हिसाब से, जब समझ में आ जाए बात तो शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये कोई इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। डन, ओके बेटा मन। जैसे यहाँ टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल गया ये टोटल है, हम जब काम करेंगे तब टोटल लिख देंगे इसका।
लिख लिया सबने? तो ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है कल क्लास में, क्योंकि ये होगा नहीं अभी आपसे, इसमें काफ़ी चीज़ें अभी मुझे बतानी है। तो ये हमने मोटी मोटी बात कर ली। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ, कल हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे इस लाइन से, तो कल और क्लियरिटी आ जाएगी। तो आगे का क्वेश्चन मैं करूँगा, आपका कोई होमवर्क नहीं है। आप लोग वो जो 3 क्वेश्चन कराए हैं बेटा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन कोई से भी वापस रिटर्न में कर लो थोड़ा सा। अगर आपको स्पीड अच्छी चाहिए तो उसी को एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, कल इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना। हरे कृष्णा बच्चों। ठीक है बेटा सलोनी, हरे कृष्णा। अमन हरे कृष्णा। बेटा कल यहीं से दोबारा डिस्कस करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आया तो कल क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा बेटा मुकेश।